प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड EFM पेपर सेकंड बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस इन इंडिया, भारत में बैंकिंग विधि एवं व्यवहार, MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के अंतर्गत जो अपना सेकंड पेपर है बीकॉम पार्ट सेकंड ईयर में EFM का बैंकिंग विधि एवं व्यवहार, उसके विषय में अध्ययन करेंगे आज। और मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ EFM फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद में कार्यरत हूँ। बैंकिंग विधि एवं व्यवहार के अंतर्गत सबसे पहला अपना चैप्टर है बैंक एवं बैंकिंग व्यवस्था, यानी कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था किस प्रकार से है, बैंक क्या है। बैंक शब्द से आप सब लोग परिचित होंगे और सामान्यतः किसी न किसी व्यक्ति का किसी न किसी रूप में बैंक से संपर्क होता है। आप कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आपका भी बैंक में खाता होगा। तो बैंक एक व्यापक शब्द है और बैंक व्यवसाय अत्यंत प्राचीन व्यवसाय है, यानी कि काफ़ी टाइम से ये चल रहा है। तो बैंक जो शब्द हैं, इसकी जो उत्पत्ति है, इसके संबंध में कोई विशेष ऑथेंटिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मान्यता है कि बैंक जो शब्द हैं वो इटली के जो बैंको हैं BANCO बैंको या शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मुद्रा में कार्य करने वाले व्यापार गृहों से है। अब इस बैंक के शब्द के मीनिंग को यदि हम देखें या सामान्यतः में मानते हैं, बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो सामान्य जनता से धन जमा करती है, जमा स्वीकार करती है और सामान्य जनता को ही धन उधार देती है, यानी कि रुपये का लेन देन करने वाली जो संस्था है उसको सामान्यतः बैंक कहा जाता है। अब बैंक शब्द की कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं। सबसे पहली परिभाषा हम यहाँ देखेंगे, वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है और यह एक ऐसी संस्था है जहाँ धन जमा होता है और जारी किया जाता है और ऋण देने एवं कटौती की सुविधाएं दी जाती हैं। यानी कि जो वेबस्टर शब्दकोश है उसने कहा है कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है, यानी कि मुद्रा का लेन देन करती है, इसमें धन जमा होता है और यह धन उधार भी दिया जाता है या ऋण देने की कटौती सुविधाएं इसमें उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसमें भी बैंक शब्द की जो परिभाषा दे रखी है वो इस प्रकार से है, बैंक वह संस्था है जो ग्राहकों से प्राप्त धन की रक्षा करती है, इसका मुख्य कार्य स्वयं के ड्राफ्टों का भुगतान करना है, इसको लाभ ग्राहकों द्वारा रखे गए धन के उपयोग से प्राप्त होता है। यानी कि ऑक्सफोर्ड शब्दकोश जो है डिक्शनरी है उसने कहा है कि बैंक वह संस्था है जो ग्राहकों से प्राप्त धन की रक्षा करती है, यानी कि जो ग्राहक जो बैंक में पैसे जमा कराते हैं उनकी धन का रक्षा बैंक करती है और इसका जो मुख्य कार्य उन्होंने बताया है कि ये स्वयं के ड्राफ्टों का भुगतान करती है, इसको लाभ जो है ग्राहकों के द्वारा जो रखे गए धन के उपयोग से प्राप्त होता है, यानी कि ग्राहकों ने जो बैंक में धन जमा कराया है उस धन का बैंक उपयोग करते हैं, उसके बदले में जो ब्याज प्राप्त होता है उससे इसकी इनकम होती है। तो सामान्यतः में कह सकते हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पर कि रुपये का लेन देन किया जाता है। अब भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में बैंक की परिभाषा जो दे रखी है वो इस प्रकार से है कि एकदम से बैंकिंग कंपनी वह है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे, यानी कि कोई भी कंपनी जो बैंकिंग व्यवसाय करे वही बैंक कहलाती है। और बैंकिंग का तात्पर्य इस प्रकार बताया गया है कि ऋण लेने अथवा विनियोजन करने के लिए जमा को प्राप्त करना जिसे मांग पर लौटाया जा सके तथा चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार के आज्ञा द्वारा वापस लिया जा सके इसको, यानी कि जो बैंकिंग संस्था है जो बैंकिंग का कार्य करे वही बैंक कहलाती है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो बैंक का एक सीधा सा जो अर्थ है, सामान्य अर्थ है, वो ये कह सकते हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो रुपये का लेन देन
करती है। बिल्कुल सरल शब्दों में कह सकते हैं, आप जानते हैं कि आप बैंक जब जाते हैं तो वहाँ सामान्य जनता से जमाएं स्वीकार की जाती हैं और उधार दिया जाता है। आपको जब भी किसी काम के लिए आवश्यकता पड़ती है, चाहे कोई इंडस्ट्री खोलनी है या कोई कृषि कार्य में चाहिए है या दुकान बनानी, बिजनेस करना है, दुकान खोलनी है, या मान लीजिए मकान बनाना है या व्हीकल्स खरीदने, कंज्यूमर लोन्स हैं, यानी कि सामान्य जनता की जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकता हैं उनके बैंकों के द्वारा ऋण दिए जाते हैं। हम चेक है, ड्राफ्ट है, ये भी बैंक देती हैं। आजकल तो 24 आवर्स की बैंकिंग सुविधा हो गई है, एटीएम की सुविधा मिलती है आपको। आप ये फंड एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी बैंकों के जो कार्य है वो काफ़ी डिटेल में है। आज हम पढ़ेंगे बैंक के कार्य, फंक्शन ऑफ बैंक। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम की जो धारा 5 है के अनुसार बैंकिंग संस्था के 2 मुख्य कार्य बताए हैं। पहले तो है जमा के रूप में धनराशि स्वीकार करना और दूसरा काम है इसका उधार देना, यानी कि सामान्य जनता को या जो ग्राहक हैं उनको मांगने पर उधार देना। ये 2 मुख्य इन्होंने कार्य बताए हैं। फिर भी हम बैंक के कार्यों को कई भागों में बांट सकते हैं। उसमें सबसे पहला है प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शंस। बैंक के जो प्राथमिक कार्य हैं या जिनको कह सकते अनिवार्य कार्य हैं वो 2 हैं। एक तो है जमाएं स्वीकार करना। बैंक में कोई भी व्यक्ति निर्धारित समय में विभिन्न प्रकार के खातों में पैसा जमा करा सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति बैंक में जाकर के अपना खाता खुलवाए, जमा खाता, और बैंक में पैसा जमा करा सकता है। अब बैंक में जो खाते खोले जाते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला खाता है बचत खाता, सेविंग अकाउंट। आप जानते हैं कि बचत खाता सामान्यतः नौकरी पेशा वाले व्यक्ति या जो छोटी छोटी बचत करना चाहते हैं वो लोग खुलाते हैं, और बचत खाते में खोलने पर ग्राहक को पासबुक दी जाती है। बचत खाते पर चेकबुक की भी सुविधा होती है और बचत खाते पर एक निर्धारित दर से बैंक ब्याज भी देती है। बचत खाते पर जो ब्याज की दर है वो सामान्यतः स्थायी जमा खाते या आरडी से कम होती है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो निर्धारित गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से प्रत्येक बैंक बचत खाते पर ब्याज भी देती है। आजकल तो जनधन जमा जो खाते हैं यानी कि जीरो बैलेंस पर भी खाते खुलते हैं, लेकिन बचत खाते में एक न्यूनतम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ता है, और मिनिमम बैलेंस यदि आप कम रखते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगती है। अब बचत खाते से जो पैसा निकालने का है वो आप चेक के द्वारा निकाल सकते हैं, या मान लीजिए जो विड्रॉल फॉर्म है, बैंक में जाकर के विड्रॉल फॉर्म भर करके और पासबुक के साथ आप पैसा निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा मुख्य खाता है आपका स्थायी जमा खाता। जैसे नाम से है स्थायी जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, यानी कि इसमें पैसा जो आप जमा कराते हैं वो उसका टाइम, समय, कितने समय के लिए आपको जमा कराते हैं, राशि और इंटरेस्ट, तीनों ही चीज़ें निश्चित होती हैं। और इस खाते में निश्चित अवधि के लिए निश्चित राशि जमा कराई जाती है, और इसका विड्रॉल जो है, निकासी जो है निश्चित समय के बाद ही होती है। आप मैच्योरिटी से पहले पेमेंट ले सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो स्थायी जमा खाता जो है वो उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी रहता है जो एक निश्चित अवधि के बाद पैसे की आवश्यकता है। मान लीजिए आपको 1 साल के बाद पैसे की आवश्यकता है, तो आपके पास में जो सरप्लस मनी थी उसको आपने बचत खाते के बजाय फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा करा दिया। मान लीजिए 50,000 रुपये आपने 1 साल के लिए जमा करा दिए हैं, तो 50,000 रुपये निश्चित हो गई, 1 साल की अवधि आपकी निश्चित हो गई, और मान लीजिए ब्याज की दर 5% है, तो आपको ब्याज की दर 5% ही मिलेगा 1 साल तक। यदि बीच में ब्याज में मान लीजिए 2 महीने बाद ही ब्याज दर में कोई परिवर्तन होता है तो उसके ऊपर लागू नहीं होगा। अब जो स्थायी जमा खाता है इस पर कोई चेकबुक या पासबुक नहीं दी जाती है। स्थायी जमा रसीद मिलती है, फिक्स डिपॉजिट रिसीट मिलती है, और एक निर्धारित जो मैच्योरिटी पीरियड है उसके बाद आप उसको दे करके बैंक से पेमेंट ले सकते हैं। अब एफडी को गिरवी रख करके भी बैंक से लोन ले सकते हैं, उसको प्री मैच्योरिटी भी करा सकते हैं। और इसके बाद तीसरा जो मुख्य खाता है वह है आपका आवर्ती संचयी जमा खाता। इसको हम रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट करते हैं, आरडी बोलते हैं, जिसमें एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के साथ आप बैंक में जमा कराते हैं। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये महीने 1 साल तक
किसी बैंक में जमा कराते हैं तो आपको 100 रुपये हर महीने आपको बैंक में जमा कराने पड़ेंगे, उस पर आपको ब्याज भी मिलेगा। और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग स्थायी जमा खाते के बराबर से होती हैं, लेकिन बचत खाते से अधिक होती हैं। और ये बैंक टू बैंक डिफर करती है, अवधि के हिसाब से ब्याज की दरें अलग अलग होती हैं। तो आवर्ती जमा खाता उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो एक निश्चित राशि निश्चित समय अंतराल के बाद जमा करना चाहते हैं। बीच में आप पैसा नहीं निकाल सकते, सामान्यतः मैच्योरिटी पे ही आपको पैसा पूरा विद इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जरूरत होती है तो उसको भी अपन प्री मैच्योरिटी जिसको कहते हैं, पहले से आरडी को तोड़वा सकते हैं, यानी कि उस खाते को बंद करा करके पैसा प्राप्त कर सकते हैं। चौथा जो मुख्य खाता है वह है करंट अकाउंट, चालू खाता। चालू खाता एक ऐसा खाता है जिस पर कि ब्याज नहीं मिलता है, और ये जो खाता है चालू खाता सामान्यतः उद्योगपतियों के द्वारा या व्यापारियों के द्वारा खोला जाता है। चालू खाते में जो निकासी की सुविधा है वो चेक बुक के द्वारा ही होती है, अन्य किसी साधन से नहीं। यानी कि विड्रॉल फॉर्म से आप बचत खाते से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन चालू खाते से पैसा आप बिना चेक बुक के नहीं निकाल सकते हैं। किसी को यदि पेमेंट करना है तो चेक के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे, और चालू खाते पर ब्याज नहीं मिलता है, बल्कि कई बार बैंक के चालू खाते पर सर्विस चार्जेज वसूल करते हैं, उल्टा आपसे पैसा वसूल करते हैं। चालू खाते में आप कितनी ही बार पैसे जमा करा सकते हैं, कितनी ही बार पैसा निकाल सकते हैं। ये सामान्यतः जो व्यापारी वर्ग हैं या उद्योगपति हैं जिनको बार बार धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, वो लोग चालू खाता खुलवाते हैं। और चालू खाता खोलने पर ग्राहक को बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रदान करता है, यानी कि आप जमा राशि से अधिक राशि ओवरड्राफ्ट के रूप में बैंक से सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से बैंक में जो आप धनराशि जमा कराते हैं उसके 4 मुख्य खाते हैं। बचत खाता है, स्थायी जमा खाता है, आवर्ती या संचय जमा खाता है जिसको हम आरडी अकाउंट बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, और चौथा है आपका करंट अकाउंट है, चालू खाता है। इसके अलावा भी कई प्रकार के और घरेलू बचत करने के उद्देश्य से कुछ खाते जो हैं वो खोले जाते हैं। गृह बचत योजना जिसको कहते हैं, या गुल्लक आप हैं, या मान लीजिए आजकल जन धन जमा खाता योजना भी चली है, वो भी एक बचत खाते का ही रूप है। तो इस प्रकार से यदि बचत जमा जो खाते हैं वो मुख्यतः 4 ही प्रकार के होते हैं। ये तो पहला मुख्य काम हुआ बैंक का। और दूसरा जो प्राथमिक कार्य है वह है ऋण देना या उधार देना, यानी कि बैंक अपने ग्राहकों को या सामान्य व्यक्तियों को जो है वो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको ऋण प्रदान करते हैं या एडवांसेज दिए जाते हैं। जैसे आपको कोई मान लीजिए बिजनेस करना है, या कृषि कार्य में धन की आवश्यकता है, या मान लीजिए आपको मकान बनाना है, या मान लीजिए आपको फ्रिज खरीदना है, या स्कूटर ही खरीदना है, या मोटरसाइकिल खरीदनी है, तो उसके लिए भी बैंक आपको ऋण प्रदान करता है। तो ये जो बैंक जो उधार की सुविधा देता है, ऋण प्रदान करते हैं, उसके कई फॉर्म हैं। एक तो है कैश क्रेडिट है, दूसरा है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, तीसरा जो है वो सामान्य ऋण है, एडवांसेज हैं, और चौथा जो का है इसका विनिमय जो बिल हैं उनकी कटौती करके, यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज हैं जो आपके पास में है, मान लीजिए 3 महीने का विनिमय बिल लिखा हुआ है, तो देनदार तो आपको 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, लेकिन मान लीजिए आपको उसको पहले की ज़रूरत है तो आप BR को बैंक में ले जाकर के उसका डिस्काउंट करा सकते हैं, उससे भी आपको ऋण सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा है कि बैंक का जो मुख्य काम है वह है जमा करना और उधार देना, यानी कि बैंक सामान्य जनता से धन विभिन्न खातों में जमा करती है, जिनको कि हम बचत खाता है, चालू खाता है, RD और FD अकाउंट के नाम से जानते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर ग्राहकों को या सामान्य जनता को बैंक उधार भी देती है। वो बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से दे सकती है, नगद साख के नाम से दे सकती है, या जो जनरल एडवांसेज हैं वो आपको हैं, या विनिमय को कटौती करके दे सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।